हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। और हम लेकर के आ गए आपके लिए मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति से परीक्षा में आए हुए प्रश्न। देखिए, मध्य प्रदेश का जो लंबाई है, विस्तार है और कौन कौन से पठार हैं, क्या क्या है इसमें, तो ये सारी चीज़ें भौगोलिक परिस्थिति के अंतर्गत आती हैं। तो इन भौगोलिक परिस्थिति से परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं, क्योंकि हमें पता है यही प्रश्न जो है वो आगामी परीक्षाओं में बार बार रिवाइज होकर के आने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है वो MPPSC, MPSI, MP पुलिस और MP के जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो के अंत में आपको स्क्रीन पर एक पॉपअप दिख जाएगा, जिसमें जो MP है उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई रखी है। वो सारे प्रश्न जो परीक्षाओं में आए हुए हैं आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद में उस प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, तो आपकी MP बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली है। तो आइए बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। निम्न में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए परिभाषा दी गई है, यानी कि मध्य प्रदेश को इनमें से किस प्राचीन साहित्य में बताया गया है। ऑप्शन ए एक है ऋग्वेद, ऑप्शन 2 है रामायण, ऑप्शन सी है मनुस्मृति और ऑप्शन डी है विष्णु पुराण। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर है सी, यानी कि मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंगित किया गया है। देखिए, आचार्य मनु ने अपनी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंगित करते हुए इस प्रकार से परिभाषित किया है कि जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है वही मध्य प्रदेश कहलाता है। यानी उत्तर में हिमालय और इधर दक्षिण की बात करते हैं तो विंध्याचल पर्वत के जो बीच में जो हिस्सा है वो हिमालय कहलाता है, ऐसा आचार्य मनु ने कहा है। प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्नलिखित में से किन रूपों में किया गया है। ऑप्शन 1 है एक स्थलबद्ध राज्य, ऑप्शन 2 है देश का हृदय प्रदेश, ऑप्शन सी है दक्षिणापद और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर उपरोक्त सभी, यानी मध्य प्रदेश को एक स्थलबद्ध राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमा किसी भी देश की सीमा से नहीं लगती है, ना ही किसी भी समुद्र की सीमा से लगती हैं। ठीक है, और देश का हृदय प्रदेश तो नेहरू जी ने कहा ही है, और दक्षिणापद यानी दक्षिण की ओर जाने का जो पथ है वो भी मध्य प्रदेश है, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया है। ऑप्शन ए है पट्टाभी सीतारामैया, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर शुक्ल और ऑप्शन डी है कुंजीलाल दुबे। तो इसका आंसर बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया। तो नामकरण करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को क्या कहा है, आइए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, अतः यह देश के मध्य में स्थित होने के कारण इसे मध्य प्रदेश कहा जाता है। इसे यह नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है। ऑप्शन ए है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन बी है विंध्यन शैल, ऑप्शन सी है दक्कन ट्रैप और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए। भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भू संहिता का भूभाग है। मध्य प्रदेश में सबसे प्राचीनतम जो लैंड है वो है गोंडवाना लैंड, और उसी भू संहिता का मध्य प्रदेश एक भाग है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में कितने मिनट का अंतर हो जाता है। ऑप्शन ए है 24 मिनट, ऑप्शन बी है 28 मिनट, ऑप्शन सी है 32 मिनट और ऑप्शन डी है 34 मिनट। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर डी, यानी कि 34 मिनट का अंतर हो जाता है मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम की ओर में। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर है। इसके पूर्वी भाग तथा पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर हो जाता है। यानी अगर पूर्व में 7:34 हो रहे हैं तो पश्चिम की बात करेंगे तो अभी 7 ही बज रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है। ऑप्शन ए है बघेलखंड, ऑप्शन बी है नर्मदा सोन घाटी, ऑप्शन सी है मालवा का पठार और ऑप्शन डी है बुंदेलखंड का पठार। तो कहाँ पर फैली है अरावली पर्वत श्रृंखला। इसका आंसर सी, यानी कि मालवा के पठार में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैली है। इस श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर जो है वो सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वत श्रृंखला की। प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन ए है महादेव पर्वत, ऑप्शन बी है राजपीपला, ऑप्शन सी है मैकाल पर्वत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है ए, यानी कि महादेव पर्वत पर स्थित है धूपगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1350। देखिए, मध्य प्रदेश की सर्वोच्चतम ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। विशेष रूप से यह होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है। यही प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। आपको पता है पचमढ़ी प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है जो होशंगाबाद में ही स्थित है। देखिए प्रश्न नंबर 8।
मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है? चौपायों से तात्पर्य यहाँ पर है जिनके 4 पैर होते हैं, अर्थात पशु की। तो ऑप्शन ए है मालवा, ऑप्शन बी है रीवा, ऑप्शन सी है बुंदेलखंड और ऑप्शन डी है बघेलखंड। इसका आंसर है बघेलखंड। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। मध्य प्रदेश के बघेलखंड में पठार में वन्य प्रदेशों की अधिकता के कारण यहाँ पर चौपायों की भी सर्वाधिक है। देखिए, वन्य प्रदेश जहाँ पर अधिक होंगे वहाँ पर खाने की सेवाएं उपलब्ध होंगी, घास फूस होगी, पेड़ पेड़ होंगे, तो इस वजह से वहाँ पर चौपायों की संख्या भी सर्वाधिक होती है। प्रश्न नंबर 9 है, सिगार चोटी, जानापाव तथा छजरी चोटी किस पठार के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है रीवा पन्ना का पठार, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी है बघेलखंड का पठार और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो किस में आती है, आइए हम आपको बताते हैं। सिगार चोटी जो कि 881 मीटर है, जानापाव 854 है और छजरी जो कि 810 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं जो मालवा के पठार में स्थित हैं। देखिए, मालवा के पठार में है और इनमें कोई भी ऑप्शन मालवा का पठार नहीं दिया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है बघेलखंड, ऑप्शन सी है सतपुड़ा और ऑप्शन डी है रीवा पन्ना। तो किस एक पहाड़ी में क्षेत्र में स्थित है सिद्ध बाबा की चोटी? इसका आंसर है ए। देखिए, सिद्ध बाबा की पहाड़ी 1172 मीटर ऊंची है। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, जो प्रदेश के बुंदेलखंड के पठार में स्थित है। यह पहाड़ी इस पठार की सर्वोच्चतम ऊंची चोटी है। तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिद्ध बाबा की पहाड़ी। आपको याद रखना, ऊंचाई है 1172 मीटर। देखिए, प्रश्न नंबर 11 है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है काली सिंध, ऑप्शन बी है पार्वती, ऑप्शन सी है चंबल, ऑप्शन डी है सिंध। इसका आंसर है सी, यानी कि चंबल नदी के द्वारा मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किया जाता है। वहीं दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी के द्वारा और उत्तर पूर्वी सीमा का निर्धारण सोन नदी के द्वारा किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दक्षिणी सीमा जो है, नीचे की सीमा जो है वो आपकी ताप्ती नदी बनाती है, उत्तर की सीमा जो है चंबल बनाती है और जो उत्तर पूर्वी सीमा है उसका निर्धारण सोन नदी के द्वारा किया जाता है। ये सोन नदी जो है वो आपकी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में कोडप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है बिजावर, ऑप्शन बी है पन्ना, ऑप्शन सी है छतरपुर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। देखिए, मध्य प्रदेश में कोडप्पा क्रम की चट्टानें बिजावर यानी ग्वालियर, पन्ना और छतरपुर में पाई जाती हैं। देखिए, बिजावर को ही ग्वालियर भी कभी कभी कह दिया जाता है, तो आपको घबराना नहीं है। कोडप्पा क्रम की चट्टानें ग्वालियर में भी पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। देखिए, ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वो परीक्षाओं में आए हुए हैं और इन्हीं सारे जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, इन्हीं सारे प्रश्नों की वापस से रिवाइज होकर के आने की संभावना है। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक स्थिति वो तो परिवर्तित होने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश जब एक बार भौगोलिक स्थिति बन गया तो बन गया। अब इससे जो भौगोलिक स्थिति से जो प्रश्न बने हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे और यही प्रश्न बार बार लौट करके आपके MPPSC की बात करें, MP पुलिस की बात करें या MP जेल पैरी की बात करें, मध्य प्रदेश में कोई भी एग्जाम होने वाला है, इन सभी परीक्षाओं में यही प्रश्न लौट करके आएंगे। अगर आपकी MP क्लियर हो गई है तो आपके लगभग 20 से 22 नंबर क्लियर हो जाएंगे MP के एग्जाम्स में। तो प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक कहा जाता है? गंगा और नर्मदा के जल को कौन विभाजित कर देता है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए है कैमूर कगार, ऑप्शन बी है भांडेर कगार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी, यानी कि ए और बी दोनों। तो कैमूर और भांडेर दोनों जो है वो गंगा और नर्मदा का जल विभाजक करते हैं। देखिए, रीवा पन्ना के अंतर्गत आने वाली कैमूर भांडेर कगार को गंगा नर्मदा का जल विभाजक कहा जाता है। तो कौन सा कगार है? कैमूर और भांडेर कगार जो है वो गंगा नर्मदा का जल विभाजक कहा जाता है। ये प्रश्न भी MPPSC में 2-3 बार आ चुका है कि गंगा और नर्मदा का जल विभाजक किसे कहा जाता है? तो कैमूर कगार को जो है, कैमूर भांडेर कगार को गंगा और नर्मदा का जल विभाजक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में से किसे जबेरा का गुंबद स्थित है? जबेरा का गुंबद कहाँ पर स्थित है? ये भौगोलिक स्थिति से आने वाला बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पटवारी में आया हुआ था और लोग कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि किसी को पता नहीं था जबेरा का गुंबद कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है कगार भूमि, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सी है मालवा का पठार और ऑप्शन डी है मध्य भारत का पठार। इसका आंसर है ए, कगार भूमि में स्थित है जबेरा का गुंबद। आइए आपको जानकारी देते हैं। प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। पहली बात, इनमें से एक कगार भूमि भी है। भांडेर पठार से दक्षिण की ओर चलने पर जबेरा गुंबद मिलता है। तो अगर आप भांडेर की पठार पर जाएंगे, उसके दक्षिण की ओर जब चलेंगे तब आपको जबेरा गुंबद मिल जाएगा। इसलिए जो इसका आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, यानी कि कगार भूमि के अंतर्गत जबेरा पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो ये है आपका प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है? ये चारों ऑप्शन में से 3 जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के ही हैं और एक ऐसा क्षेत्र होगा जो मध्य प्रदेश का नहीं होगा, मध्य प्रदेश से अलग होगा, वो आपको ढूंढ करके बताना है। ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है मालवा, ऑप्शन सी है बघेलखंड और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो आपको आंसर तो पता चल ही गया होगा यहाँ पर कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश का नहीं है। जी हाँ, इसका आंसर है डी, यानी कि जो उत्तराखंड क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश का भाग नहीं है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो वर्तमान मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। उनमें है बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड खंड का पठार, ये 7 के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो उत्तराखंड है वो उत्तरांचल प्रदेश का हिस्सा है और वर्तमान उत्तरांचल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? उत्तराखंड कर दिया गया है। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल है। एक बार यूपी पीसीएस में आया हुआ था कि उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है, तो उत्तरांचल पहले हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया है। और उत्तराखंड के बारे में हम आपको बहुत जानकारी दे चुके हैं। फूलों की घाटी, कांच का सस्पेंशन ब्रिज, ये सारी चीज़ें उत्तराखंड में ही स्थित हैं। ठीक है, तो देखिए ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो भौगोलिक स्थिति से परीक्षाओं में आए हुए हैं। अभी भौगोलिक स्थिति के हम सेकंड पार्ट लेकर के आएंगे, क्योंकि देखिए भौगोलिक स्थिति से बहुत ज़्यादा प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, और लगभग 20 से 22 प्रश्न एमपी के जो हैं वो एमपी के सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो आपको एमपी ऐसे करके चलनी है, एक भी प्रश्न आपका एमपी का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कवर करके रहिए एकदम, बिल्कुल फिक्स पकड़ के रखिए अपना 20 से 22 नंबर बिल्कुल। और अगर आप हमारी एमपी की ये जो प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिखने वाली है, इसको आप पूरी देख लेंगे, साथ ही साथ में ये वीडियो देख लेंगे और आगामी आने वाली जो वीडियो है एमपी सारी देख लेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 20 से 22 नंबर आपके यहाँ पर पक्के हो जाने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिसका चाहते हैं कि आप सिलेक्शन हो जाए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत उत्साह मिलता है। और आप देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर पॉपअप दिखने लगा होगा, स्क्रीन पर यहाँ पर राइट साइड में आपको एमपी की प्लेलिस्ट दिखने लगी होगी। एक और वीडियो आपको दिख रहा होगा और सब्सक्राइब का भी ऑप्शन आ रहा है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।